हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं जो हमारी टर्मिनोलॉजी की क्लास चल रही थी उसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग लिखना बाकी रह गया था, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन हम कल से अपना कंटिन्यू जो भी चैप्टर है उनको स्टार्ट करेंगे। और ये लिखवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को ये लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये वर्ड, क्योंकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ऐसे वर्ड आएंगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स की जो भी मीनिंग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे पठार हो गया, पश्चिजल हो गया, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे हमने लिख लिए थे और आई होप कि आप सभी ने उसको मेरे बिना कहे ही याद भी कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे जो भी और कुछ रह गई हैं इनके बारे में। तो आप लिखिएगा पठार। ठीक है, यहाँ पे हालांकि और भी बातें करनी है बट वो लास्ट में करेंगे, पहले पढ़ाई करते हैं देन उसके बाद बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लिखिए पहला वर्ड जो है, यानी कि जो भी आप लिखे थे उसके आगे के ही लिखिए पठार। और पठार की बात करें यदि हम, तो क्या होता है, समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चैप्टर में वर्ड आने वाले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि पठार किसे कहते हैं। यानी कि यदि हम बात करें, या कि ऐसा दे दिया गया है, ठीक है, कि समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड। अब आपको दे दिया गया है, यहाँ पे ये दिया है, उसमें दे दिया गया पठार, पर्वत, और ऑप्शन सी में आपको मरुस्थल दे दिया गया या कुछ और दे दिया गया, वहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करने होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया पठार का, कि कोई भी समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड। बिल्कुल सही है कि कोई ये प्लेन जमीन है। ठीक है, और इसमें कोई भी जो भी उभरा हुआ पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। देन आता है पश्च जल। और पश्च जल की बात करें तो जल का वह विस्तार जिससे नदी की का जो मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बाह्य पंथ से गुजर जाए, यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत निम्न होती है। यानी जो ये जल है वो क्या होता है, मुख्य जल से जुड़ा होता है और इसका प्रवाह की दर जो होती है वो काफ़ी धीमी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्राणी जगत। प्राणी जगत का मतलब क्या होता है कि किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन। यानी कि कोई एक निश्चित टाइम पीरियड में क्या होता है, या किसी प्रदेश का जो भी पशु जीवन है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी जगत कहते हैं। देन उसके बाद आता है, और यहाँ पे यदि हम प्राणी जगत के बारे में समझे तो जो भी आप देख रहे हो अपने एनवायरनमेंट में वो सभी कहीं ना कहीं क्या आते हैं, प्राणी जगत के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसके बाद आता है प्रायद्वीप। मैंने द्वीप और प्रायद्वीप का मतलब ही आपको कल ही समझा दिया था। सो अब यहाँ पे प्रायद्वीप वर्ड आया है, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग। ठीक है, यानी कि समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग जिसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, या कि तीन ओर जल से घिरा हुआ भाग। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप इंडिया देखोगे, इंडिया एक प्रायद्वीपीय देश है, मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है, ये इधर से द्वीप का मतलब कि चारों ओर से जल का घिरा भाग, और प्रायद्वीप का मतलब तीन ओर से जल का घिरा भाग। या कि हम बात करें, अब बिल्कुल सही है कि जब तीन ओर से जल से घिरा होगा तभी वो समुद्र की ओर ऐसे क्या होगा कि झुका होगा। ठीक है, तो यानी कि बढ़ा होगा। जैसे हम इंडिया, आप दक्षिण भारत की बात करें यदि हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये इंडिया वाला पार्ट है, राइट, तो ये क्या है, हिंद महासागर, यहाँ से ये क्या करता है, मतलब कि जो इसका एक पार्ट है तो समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भाग कहेंगे। उसके बाद आता है प्रवाल। प्रवाल की बात यदि हम करते हैं तो क्या होता है इसमें, चूना श्रावी एक समुद्री पालिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है, या यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, चूना श्रावी एक समुद्री पॉलिप जो क्या होता है कि उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है, और यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। प्रवाल भित्तियां भी जो होती हैं, तो ये भी आप डिटेल से पढ़ेंगे प्रवाल भित्तियों के बारे में। कई सारी प्रवाल भित्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लाया। प्लाया का यदि हम बात करें तो अंतःस्थली अपवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग
प्लाया न्यून वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई है, अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग, ठीक है, जो सेंटर वाला एरिया है, और प्लाया न्यून वर्षा के यानी कि न्यूनतम वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देन उसके बाद आता है बंध बनाना, और बंध बनाने में क्या है कि इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला बंध बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बंध बनाना का मतलब कि इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए आप सभी लोग, यदि आप में से जो भी लोग मतलब कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते होंगे जहाँ पे क्या है, खेती किसानी होती होगी। ठीक है, यानी कि एक किसान के परिवार से यदि होंगे तो आपको बखूबी पता होगा, यदि कभी आप अपने खेत वगैरह गए होंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो खेत होते हैं उनमें मेड़ बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं, बंद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े बांध नहीं बनाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे, जैसे सपोज ये एक खेत हो गया बड़ा सा है, ठीक है, हमारा, हम यहाँ पे क्या किए कि इसको बीच में ऐसे अवरोधक के रूप में बना दिए, यानी कि मिट्टी कुछ यहाँ पे ऐसा कर दिए कि जो भी पानी आए तो दोनों में ही बराबर मात्रा में रहे, यानी कि इसका पानी इसमें ना जा पाए, इसका पानी इसमें ना जा पाए, ताकि जो फसलों की वृद्धि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि मतलब कि जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला बंध बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब यदि हम समझते हैं तो अपरूपणी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टानों एवं मलबे को संहति का तीव्रता से नीचे की ओर बृहद संचलन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि अपरूपणी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण की प्रभावाधीन चट्टानों एवं मलबे की संहति की तीव्रता से नीचे की ओर बृहद संचलन, यानी कि भूस्खलन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पे हलचल होना। ठीक है, उसके बाद जिस कारण से भूकंप आते हैं, जो भी सुनामी, मतलब कि ज्वालामुखी जो फटता है, यानी कि यहाँ भूस्खलन का मतलब आप भूकंप से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मानसून। मानसून का मतलब क्या होता है कि एक बृहद क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन, जिससे ऋतु परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि ऋतु का परिवर्तन होता है, तो इसमें मानसून या कि क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि एक बृहद क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन, जिससे कि ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि पवनों की दिशा में, जैसे हमने अभी कल परसों ही बात की थी पछुआ पवनों के बारे में, तो इस तरह से कई सारे पवनें होती हैं। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे वहाँ से देखेंगे कि कैसे कैसे पवनें यहाँ से जाती हैं, यहाँ से जाती हैं, इधर से आती, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, और कौन सी पवनें कैसी वर्षा करती हैं, इन सब के बारे में, क्योंकि वर्षा में पवनों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है महाखड्ड या गार्ज। तो इसमें क्या है, खड़ी व चट्टानी, यानी कि खाड़ी व चट्टानी पार्श्वों वाली गहरी घाटी, जो भी खड़ी यहाँ पे लिखा है खाड़ी होगा, तो खाड़ी व चट्टानी पार्श्वों वाली जो गहरी घाटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं या महाखड्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें मैदान। मैदान का मतलब आपने कई बार सुना होगा, मैदान या फील्ड। तो इसमें क्या होता है, समतल अथवा मंद तरंग गति भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो एक प्लेन क्षेत्र होता है, इसमें क्या बात की गई है कि समतल अथवा मंद तरंग गति भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। और उसके बाद हम बात करें मृदा परिच्छेदिका की। इसमें क्या है कि भूमि की सतह से और पैतृक चट्टान तक यह मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खड्ड होती है। और राष्ट्रीय पार्क की यानी कि नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं, तो नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है
कि राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है। यानी कि जो राष्ट्रीय पार्क होता है, और अपने इंडिया में ही कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, दैट मीन्स हम बात करें तो जो भी हमारे नेशनल पार्क है वो कई सारे हैं, ठीक है। उनके नेम पूछे जाते हैं आपको, चाहे सही जोड़ी मिलाने के लिए आए, चाहे कि मतलब डायरेक्ट दे दिया जाए कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस क्षेत्र में है। तो हालांकि यूपीएससी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते नहीं है, कुछ ऐसे पूछते हैं ताकि बच्चा क्या हो, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। यानी कि जैसे मिलान करने के लिए हमको दे दिया गया। अब मिलान करने में क्या होता है कि जो बातें याद भी रहती तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती है, आंसर हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं कर पाते। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हम तो बिल्कुल बता देंगे कि यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा घुमा के देता है, ठीक है। तो इसको भी हमको रटना, कई सारे हैं उनको सबको रटना है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी पहले डिफिनेशन लिख लीजिए क्या है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है, जिसमें वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। यानी कि इसमें क्या नहीं होता है, ना तो वन का काटना, वन को काटने की अनुमति होती है, ना तो बात करें पशुचारण की अनुमति होती है, यानी कि पशुओं को आप वहाँ पे जाके चरा नहीं सकते हो। और उसके बाद है कि खेती जैसी क्रियाओं की भी अनुमति यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय पार्क होते हैं, यानी कि राज्य सरकार या कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के आधिपत्य में है, तो वहाँ पे मतलब पूर्ण रूप से वो होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत छूट दी जाती है कि आप वहाँ पे लकड़ी, जो कि वहाँ के मूल निवासी लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है वलन। वलन का मतलब क्या होता है, भूपर्पटी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तरों में आया मोड़, ठीक है। कि जैसे भूपर्पटी, आपको पता है कि पृथ्वी के जो 3 भाग होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें तो भूपर्पटी, और उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है कोर, ठीक है। भूपर्पटी जो होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भूपर्पटी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप, ठीक है, क्या होता है, संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तरों में आया मोड़। यानी कि जब उसमें थोड़ा बहुत कंपन होता है, उससे क्या होता है कि चट्टानी जो स्तर होते हैं, यानी कई स्तरों में जब हम चट्टान पढ़ेंगे, मैंने आपको कल भी बताया है कि इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, चट्टान वगैरह सब कुछ, ठीक है, और बहुत विस्तृत तरीके से। तो इनमें क्या होता है कि जब मोड़ आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ये सीधा है, अब ऐसे ऐसे हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। उसके बाद आता है विसर्व। विसर्व का मतलब क्या होता है कि किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। यानी कि कोई नदी है, बढ़िया आराम से धीमे धीमे करके स्लो तरीके से बह रही है, और क्या हो कि उसी नदी की धारा में मतलब धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़ पड़ जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। यानी कि कुछ नदियां विसर्प बनाते हुए चलती हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो विसर्प का सेंस यहाँ पे आपको समझाया गया है। उसके बाद आता है विवर्तनिकी, ठीक है। तो यदि हम विवर्तनिकी की बात करते हैं तो भूगर्भ से उत्पन्न बल, यानी कि भूमि के नीचे से उत्पन्न बल जो भू आकृतिक लक्षणों में बृहद परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। और जब हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ोगे क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो उसमें भी आपको ये जो विवर्तनिकी वर्ड आएगा, तो वहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से, यानी कि अभी हम यहाँ पे, ठीक है, आपने इंडिया के बारे में जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, टोटल इंडियन जियोग्राफी के बारे में बताया गया, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि वर्ल्ड की जो भी फिजिकल है, सोशल, जो भी मतलब जियोग्राफी है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, और फिजिकल जियोग्राफी, जब हम फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड की जो जियोग्राफी है, वहाँ पर आप देखोगे पृथ्वी की उत्पत्ति,
ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कई सारे जो भी तथ्य दिए गए थे, जैसे हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, तो इनसे क्या होता है कि पता चलता है पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। सो विवर्तनिकी ये जो वर्ड है, तो बस मैंने आपको इसलिए बताया कि ये वर्ड वहाँ भी आने वाला है, और उससे क्या होगा, आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से कंफर्म कर लेना है कि भूगर्भ से उत्पन्न बल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उत्पन्न बल जो भू आकृतिक लक्षणों में बृहद परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। तो विवर्तनिकी से क्या आपको पता चल रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उससे हमको पता चल रहा है कि पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, ठीक है। कौन सी प्लेटें हैं और कौन सी नहीं है, मतलब ये वर्क कैसे करती हैं, प्लेटों के क्या होता है, बढ़ने घटने से क्या होता है, प्लेटें चलती हैं कि नहीं चलती हैं। और यहाँ पे खाने वाली प्लेटों की नहीं, पृथ्वी के अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात की जा रही है। देन उसके बाद आता है शरण स्थली। शरण स्थली के बारे में क्या है कि शरण स्थली एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है, यानी कि जो एक शरण स्थली ये क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है, और इनमें लकड़ी काटने व छोटे वनोत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तब तक अनुमति होती है जब तक कि जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है, यानी कि आप शुष्क का मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऐसी जलवायु अथवा प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है ये वर्ड जहाँ वर्षा अपर्याप्त होती है। अपर्याप्त का मतलब क्या है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है वर्षा, अपर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है, यानी कि काफ़ी कम वर्षा होती है, उसे हम शुष्क प्रदेश कहते हैं। जैसे कि राजस्थानी क्षेत्र जो है वो एक शुष्क प्रदेश है, क्योंकि वहाँ वर्षा जो है वर्ष भर में काफ़ी कम होती है। अब जब हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे जब जलवायु पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसमें क्या होता है कि जो वर्षा होती है राजस्थान वाले एरिया में क्यों वर्षा नहीं होती है, और यदि हम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की बात करें, केरल क्षेत्र में, और मध्य भारत की बात करें, यहाँ ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, क्या वजह है होने की, तो दिल्ली में वर्षा क्यों होती है, और बारिश के मौसम में तो होती ही है, ठंडी में होती है, गर्मी में होती है, क्या रीजन है कि वर्षा कुछ इलाकों में होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती है, तो उनसे हम समझेंगे, ठीक है। तो शुष्क प्रदेश का मतलब जहाँ की वर्षा जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। और संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, यानी कि फ्यूचर के लिए आप किसी भी चीज़ को क्या करो, संरक्षित करके रखो, यानी कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, इसमें खनिजों और भूदृश्य मृदा और वनों का विनाश और अतिदोहन रोकने के लिए प्रबंध भी सम्मिलित है। संरक्षित वन की बात करते हैं यदि, तो इसमें क्या है, दैट मीन्स रिजर्व वन की और रिजर्व फॉरेस्ट की। इसमें है भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जिसे सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध ना हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है, यानी कि इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध ना हो तब तक क्या होता है कि सभी जो भी क्रियाएं होती हैं उनकी अनुमति होती है, जब तक निषेध ना हो। निषेध होने के बाद क्या होता है कि इसमें सभी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। जैसे अभी हमने बात किया कि पशुचारण की, और जो भी मतलब कि वहाँ पे कृषि करने की, इन सब की क्या है, अनुमति नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हिमनद। हिमनद का मतलब क्या होता है, हिम एवं बर्फ की संहति, यानी कि हिमनद का मतलब क्या हो गया, हिम, यानी कि हिम एवं बर्फ की संहति जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़े पार्श्वों वाली घाटी की क्रमिक रचना करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमस।
ह्यूमस का मतलब होता है मृदा में उपस्थित मृत जीवांश, यानी कि जो ह्यूमस होता है तो जो भी मतलब जीव जंतु होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, जो क्या होती हैं सड़गल जाती हैं, मतलब कि धरती में ही या कि मिट्टी में ही क्या होती है सड़कें मिल जाती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। और यानी कि पृथ्वी में उपस्थित मृत जीवांश, ठीक है, जो भी इसमें मरे हुए जीवांश होते हैं तो उससे ह्यूमस की मात्रा जिस मिट्टी में ज़्यादा होती है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमस के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है छिप्रिका। छिप्रिका में क्या होता है कि किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों के अवरोध मतलब कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा करती है। यानी कि छिप्रिका क्या हो गई कि किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है, ठीक है। कि कोई भी रिवर है उसका ये ऐसा पार्ट जहाँ क्या हो कि जल की जो गति हो वो काफ़ी तीव्र हो, क्योंकि क्या होता है कि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं छिप्रिका कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे जितने भी मतलब टर्मिनोलॉजी थे वो कंप्लीट होते हैं और इनको आपको रट लेना है, क्योंकि जब ये वर्ड आएंगे जो चैप्टर है उनमें ये वर्ड आने ही वाले हैं, कंपलसरी है। इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल से बात करने वाले हैं। ह्यूमस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, बनता कैसे है, ये सब देखेंगे। तो इसलिए आप लोग इनको क्या करिएगा अच्छे तरीके से समझ के, मतलब कि इसको रट लेना आपको, ठीक है। समझ के रटना, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से रट ही लेना है। हाँ, ये है कि ये वर्ड आए तो आपका इनका मीनिंग पता होना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि आपने नोट्स में अपनी लिख दिया और उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमको ये चीज़ें याद करनी है। वो कल से अपना कंटिन्यू जो भी चैप्टर है उनके बारे में अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इससे जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी लिखी है उनको आप लोग क्या करिए याद कर डालिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ और बोलती ही रहूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बोलना, तो मैं बोलती ही रहूँगी और आपका काम है कि मेरी बातों को मानना, ठीक है। इसलिए आप ये काम ज़रूर करिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।